डीएनए में अब हम सुप्रीम कोर्ट के उस चाबुक का विश्लेषण करेंगे जो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चलाया है। अगर किसी आम आदमी के बैंक अकाउंट में एक पैसा भी बेनामी आ जाए तो उसका सारा रिकॉर्ड सरकार के पास चला जाता है, क्योंकि सरकार का अधिकार है कि वो आम जनता की कमाई के एक एक पैसे का हिसाब देख सके। आप इससे तो इत्तेफाक रखते ही होंगे, लेकिन किसी राजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। आप भले ही इस विचार से इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन यह भारत सरकार का आधिकारिक विचार है और सरकार के इस विचार से अटॉर्नी जनरल यानी सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा चुके हैं। जब नवंबर 2023 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मतदाताओं को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है ताकि वो अपने मतदान के लिए सही चयन कर सके। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे की रकम को छिपाने के लिए जेम्स बॉन्ड बन रही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इल्लीगल करार देते हुए इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर लगे इस सुप्रीम बैन का मतलब क्या है और इससे राजनीतिक दलों की आर्थिक सेहत पर क्या और कितना असर होगा, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि इसके जरिए कंपनियों की तरफ से राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गुप्त रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। एसबीआई 6 मार्च तक चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे जिन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा हासिल किया है। एसबीआई 6 मार्च तक राजनीतिक दलों की तरफ से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स दे। चुनाव आयोग 13 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करे। यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दे दिया है और इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार क्या है? यह समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं और ये क्यों लाए गए थे। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। यह एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की रकम के हो सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक या कंपनियां ये बॉन्ड खरीदकर सियासी पार्टियों को चंदे के रूप में दे सकते हैं। एसबीआई की देश भर में चुनिंदा 29 शाखाओं से ही ये बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। वर्ष 2017 में संसद में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था और इसको लेकर क्या दावा किया था, अब आप ये भी सुन लीजिए। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो चुनाव की और राजनीतिक दलों की फंडिंग मैकेनिज्म है, जो उनको पैसे के साधन मिलते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट और साफ किया जाए। ये एक आलोचना रही है कि आज तक राजनीतिक व्यवस्था पिछले 70 साल में इस देश में जो चली है, जो संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसका जो फंडिंग मैकेनिज्म है, जो पैसे के साधन उसको मिलते हैं, वो कितना पैसा आता है, किस तरीके से आता है, किन लोगों से आता है और कहां खर्च होता है, इसकी स्पष्ट जानकारी लोगों को नहीं मिलती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सरकार का दावा आपने सुन लिया, जिसमें यह प्रचारित किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनावों में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित होगी। तो अब आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अगर ऐसा था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक बताकर बैन क्यों कर दिया। अब ये
हम आपको बताते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वाले का नाम गुप्त होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने वाले का भी नाम गुप्त होता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदे की रकम का स्रोत भी गुप्त होता है। यानी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ लाया गया था, उसे गोपनीय रखने के सारे फूल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए, जिसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने से पहले ही केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2017 पास किया, जिसके तहत 3 कानूनों में बदलाव किए गए, जिनमें पहला था जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, जिसकी धारा 29C में संशोधन करके नए प्रावधान जोड़े गए। पहला प्रावधान यह किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वाले की जानकारी देना जरूरी नहीं होगा, जबकि बाकी तरीकों से मिले 20,000 रुपए से ज्यादा के चुनावी चंदे का स्रोत बताना पड़ता है। इतना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए आईटी एक्ट में भी बदलाव किए गए। आईटी एक्ट 2013 में पहला बदलाव यह किया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदे की रकम असीमित कर दी गई, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कोई कंपनी जितना मर्जी चंदा दे सकती है, जबकि 2017 से पहले कंपनी एक्ट के तहत कोई कंपनी पिछले 3 वर्षों के अपने औसत लाभ का केवल 7.5% ही चुनावी चंदा दे सकती थी। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कंपनियों द्वारा दान की जाने वाली रकम की लिमिट खत्म कर दी गई। आसान शब्दों में कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए घाटे में चल रही कंपनियों या शेल कंपनियों के इस्तेमाल की छूट दे दी गई, क्योंकि चंदा देने वाली कंपनियों को अपनी पहचान छिपाने का परमिट मिल गया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चुनावी चंदे को लेकर FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में भी बदलाव किया गया। FCRA में पहले प्रावधान था कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विदेशी स्रोत से चंदा स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन इसमें बदलाव करके यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में रजिस्टर्ड है तो वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दे सकती है। और इस तरह 3 कानूनों में बदलाव करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा देने वाली कंपनियों को ऐसे चंदे देने का रिकॉर्ड रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रकम और जानकारी ना तो चुनाव आयोग को देना जरूरी रहा और ना इनकम टैक्स विभाग को। मजे की बात देखिए कि इतने सबके बाद भी केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पारदर्शी होने का दावा करती आई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुना दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ना तो संवैधानिक है, ना लोकतांत्रिक है और ना ही लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पैसा कॉरपोरेट सेक्टर देता है, निश्चित रूप से इसमें क्विड प्रो को भी हो सकता है, और क्योंकि कोई इस पे बाधा नहीं है, कितना भी पैसा दे दे, चाहे वो नुकसान, कंपनी का नुकसान क्यों ना हो, वो भी पैसा दे सकती है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में आर्बिट्ररी है। आर्टिकल 14 की जो आर्बिट्रीनेस के खिलाफ है, वो फंडामेंटल राइट भी उल्लंघन हुआ है। लगभग 5-6 सालों में इन्होंने अपना कोई 5 से 6 हज़ार रुपया, 6,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। 5 साल होने वाले हैं, तो उसका कैसे इन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो जिसको कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तो क्योंकि ये पैसा जो है वो ब्लैक मनी तो है नहीं, ये तो साहब वाइट का पैसा है। तो वाइट का अगर पैसा है तो फिर ब्लैक मनी रद्द करने के लिए थोड़ी ना ये कानून लाया गया था। हाँ, और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वो कहता है कि कोई भी कैंडिडेट 95 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, और कोई भी MP की इलेक्शन में, और जो MLA की इलेक्शन है 45 लाख से ज़्यादा नहीं, वो भी वाइट में। तो ये पैसा तो उनके पास गया नहीं, तो ये पैसा तो भाजपा के पास रहा। उन्होंने अपने दफ्तर बनाए, RS के दफ्तर बनाए होंगे, ये तो पता चलेगा ना। और साथ साथ में इलेक्शन में खर्च किया होगा, हवाई जहाज़ का पैसा देना है, MLAs को सरकार गिराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है हवाई जहाज़ में, तो पैसे तो यहीं से आएंगे ना, इतने पैसे तो आएंगे ना। तो निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम, जो मोदी जी हमेशा बात करते रहते हैं कि कहाँ है स्कैम, कहाँ है स्कैम, कई तो कारपेट के नीचे हैं, पर्दों के पीछे हैं, लेकिन ये स्कैम तो साफ जाहिर है। जी न्यूज़।